जय हिंद साथियों। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्नों की इस अद्भुत श्रृंखला में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। तीसरा मॉडल पेपर लेकर के मैं आपके बीच मौजूद हूं और बहुत बहुत अच्छे तरीके से मैं ये प्रयास कर रहा हूं हर मॉडल पेपर में कि व्याख्याएं इतनी व्यापक और विस्तृत हो जाएं, हर विकल्प पे चर्चाएं ऐसी हो जाएं कि फिर वो एक प्रश्न आपको 4 प्रश्नों के बराबर लगने लगे और संपूर्ण मॉडल पेपर आपकी स्टॉक में, आपकी संग्रह में एक अमूल्य धरोहर बनकर रह जाए। और ऐसे 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 कई सारे मॉडल पेपर मिल करके आपकी इस विषय पर, इस टॉपिक पर, शिक्षा मनोविज्ञान पर एक इतनी मजबूत और शानदार समझ का निर्माण करें कि फिर आपको कई जगह आपको लगे, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि आप सोचे कि फिर अब आप आराम से कर सकते हो। तो पिछले दोनों मॉडल पेपर में मैंने प्रयास यही किया था और इस मॉडल पेपर के प्रश्नों पे भी हम उसी तरीके से, उसी अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। जहां विकल्प पे हमको विस्तार देने की जरूरत पड़ेगी, देखेंगे, सीखेंगे, उसमें से 4 बातें और सीखेंगे। तो इस तीसरे मॉडल पेपर पे मैं आपके बीच मौजूद हूं और तीसरे मॉडल पेपर का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। और हर मॉडल पेपर के विकल्प पे जहां हमको दिखेगा, हर प्रश्न पे चर्चा का हम उस अवसर को छोड़ने वाले नहीं है। तो चलिए, पहला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 21वां, तीसरे मॉडल पेपर का पहला प्रश्न। 21वां प्रश्न है, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। और ध्यान रखो, बहुत अच्छे से आपको फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। प्रश्न है, यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। हमने वृद्धि और विकास के जो सिद्धांत पढ़े हैं, बड़े इंपॉर्टेंट सिद्धांत, जहां हमने निरंतरता का सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, ऐसे कई सारे सिद्धांत हमने वहां पढ़े हैं। और उन सिद्धांतों में आपने हर सिद्धांत में कुछ ना कुछ अलग 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 विशिष्टताएं पढ़ी हैं। और आपको याद है, जैसे निरंतरता का सिद्धांत जो है, निरंतरता का सिद्धांत ये बोलता है कि विकास जो होता है वो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है तब तक विकास चलता है। अलग अलग अवस्थाओं में धीमा या तेज हो सकता है, लेकिन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। यह निरंतरता के विकास के सिद्धांत ने इस बात को कहा। एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है, इस एकीकरण के सिद्धांत पे अभी हम बात करेंगे। सामान्य से विशेष का सिद्धांत या सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, इन दो पे चर्चा मैं अभी बाद में करूंगा। इन पे चर्चा कर ले। निरंतरता का सिद्धांत, विकास की प्रक्रिया सदैव निरंतर चलती है, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत, बल्कि जन्म पूर्व से प्रारंभ होती है, गर्भावस्था से विकास प्रारंभ हो जाता है और मृत्यु पर्यंत चलता है। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत हमने पिछले मॉडल पेपर में चर्चा की थी कि समान आयु स्तर पर दो समान आयु के बच्चे जो हैं उनका विकास क्रम भिन्न होगा। यानी कि इसको सरल भाषा में बोलेंगे कि विकास का जो क्रम होता है, विकास की क्रमिकता समान होती है, लेकिन विकास का स्तर अलग अलग होता है। प्रत्येक बालक दूसरे बालक से निश्चित तौर पर विकास क्रम में भिन्न होगा। यह वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत क्या कहता था? सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत ये कहता है, इस बात को कहा मनोवैज्ञानिकों ने कि एक प्राणी जो होता है, बच्चा जो होता है, शिशु, उसके सामान्य विकास पहले होते हैं, विशिष्ट विकास बाद में होते हैं। सामान्य विकास का अर्थ ये होता है कि जब शिशु छोटा होता है, उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, शिशु जब छोटा होता है, अगर कोई उसे आवाज दे या उसे कुछ संकेत करना हो तो वो अपने पूरे हाथ को उठा करके, पूरे अंग को उठा करके करेगा, उसके बाद कहीं उंगली को उसकी ओर करेगा। तो सामान्य विकास में सामान्य क्रम पहले आता है, विशिष्ट जो क्रियाएं होती है, सामान्य क्रियाएं वो पहले विकसित होंगी, विशिष्ट क्रियाएं बाद में विकसित होंगी। अगर मान लीजिए छोटे बच्चे को आवाज दो तो वो आंखें नहीं घुमाएगा, वो पूरी गर्दन को घुमाएगा, शरीर को, फिर आंखों को घुमाएगा। ये सामान्य से विशिष्ट के सिद्धांत के उदाहरण होते हैं। एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है? एकीकरण का सिद्धांत होता है कि विकास क्रम में बच्चा पहले संपूर्ण अंग को चलाना सीखता है, उसके बाद उसके विशिष्ट भागों को चलाना सीखता है और उसके बाद दोनों की क्रियाओं को एकीकृत करके चलाना सीखता है। फिर दोनों की क्रियाओं को एकीकृत करके चलाना सीखता है। और ये जो सिद्धांत होता है, आप प्रश्न को देखें, पहले पूरे हाथ को चलाएगा, पहले पूरे हाथे नहीं, हाथ है ये, पहले पूरे हाथ को, पहले पूरे हाथ को चलाएगा ना,
सॉरी, पहले पूरे हाथ को चलाएगा, उसके बाद उंगलियों को चलाएगा, फिर हाथ और उंगलियों दोनों को एक साथ चलाएगा। देखो, हाथ संपूर्ण अंग है, उंगलियां उसका विशिष्ट भाग है। पहले हाथ को चलाना सीखा, फिर उंगलियों को चलाना सीखा, और फिर हाथ और उंगलियों की क्रियाओं में एकीकरण हुआ। ये एक साथ चलाना सीखा मतलब एकीकरण हुआ। देखो, ये सिद्धांत जो होता है ये एकीकरण का सिद्धांत होता है। विकास की एकीकरण सिद्धांत में हमेशा बालक का विकास इस क्रम में होता है कि संपूर्ण अंग का परिचालन पहले होगा, उसके विशिष्ट भागों का परिचालन बाद में होगा, फिर संपूर्ण अंग और विशिष्ट भागों के परिचालन में उनकी क्रियाओं में एकीकरण होगा, वो एक साथ संचालित होना शुरू होंगे। ये कहलाता है विकास के एकीकरण का सिद्धांत। तो ये जो प्रश्न है एच टेट हरियाणा टेट लेवल सेकंड में आया 2015 में, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है एकीकरण का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत मैंने आपको बता दिया, सामान्य से विशेष का सिद्धांत बता दिया, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। प्रत्येक सिद्धांत को कनेक्ट करना सीखिए। अगला प्रश्न है, हॉल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? आपको पता है हॉल हॉल एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, और हॉल को विशेष तौर पे जाना जाता है, हॉल यानी कि स्टेनले हॉल, स्टेनले हॉल, इनको किशोर मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किशोर मनोविज्ञान का जनक, किशोर मनोविज्ञान का जनक इनको बोला जाता है। और इनकी जो पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक, उस पुस्तक का नाम ही एडोलसेंस है, एडोलसेंस। और एडोलसेंस का मतलब होता है किशोरावस्था। तो एडोलसेंस का मतलब किशोरावस्था होता है, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। तो जब पुस्तक ही किशोर अध्ययन को लेकर के लिखी है स्टेनले हॉल, तो फिर उनका जो सिद्धांत है वो किसकी व्याख्या करेगा? बुद्धि की प्रकृति, अधिगम्य अभिप्रेरणा की भूमिका, मूल्यों का विकास और किशोरों का मनोविज्ञान। और मैंने आपको बता दिया कि किशोरों के मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान का तो जनक कहा जाता है स्टेनले हॉल को। तो सबसे बेस्ट विकल्प है, सबसे एकमात्र सही विकल्प है किशोरों का मनोविज्ञान। ये स्टेनले हॉल से जुड़ा एक सिद्धांत है, स्टेनले हॉल से जुड़ी एक संप्रत्यय है, अवधारणा है। चलिए, किशोरों का मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है 23वां, किशोरावस्था खुशी रहित समय क्यों कहा जाता है? बहुत अच्छा एक उसको उपमा दी है, रूपक दिया है, खुशी रहित समय। और क्यों कहा जाता है, इसका कारण आपको जानना है, इसका कारण आपको तय करना है। आपको पता है कि किशोर अवस्था को मानव विकास की सभी अवस्थाओं में सबसे ज्यादा जटिल अवस्था माना गया है। स्टेनले हॉल ने तो इसे संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था कहा है। जीवन का सबसे कठिन काल इसे माना जाता है, और उसके कई सारे कारण होते हैं। किशोरावस्था में जो शारीरिक विकास की जो प्रक्रिया होती है, जो विकास होता है, वो थोड़ा जटिल प्रकृति का होता है। और वहां पर बालक को ऐसे ऐसे परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते हैं अपने अंदर जिनकी उसने अपेक्षा अब तक की नहीं थी। वो परिवर्तनों को एकदम समझ नहीं पाता। तो हमने जैसे इसको टाइटल दिया खुशी रहित समय। एक बार देखें विकल्प क्या है। किशोरों की आवश्यकता भिन्न होती है, 100% करेक्ट विकल्प है। किशोरों की आवश्यकता भिन्न होती है, और इसलिए होती है किशोरों की आवश्यकता भिन्न क्योंकि उनके अंदर जो यौन परिपक्वता आती है, उस यौन परिपक्वता में यौनांगों का उनका विकास होता है। वहां पर उनकी आवश्यकता आदर्शवाद, अध्यात्मवाद को जानने की ज्यादा नहीं होती है। वहां पे वो शरीर से जुड़ी अपनी शारीरिक समस्या, व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान कहीं ढूंढना पहले चाहते हैं। तो उनकी आवश्यकताएं अलग हैं, वो कुछ और सोचने लगते हैं, उनकी दृष्टिकोण में कुछ नए तत्व पैदा हो गए, नई समस्याएं पैदा हो गई हैं, वो उनका समाधान चाहते हैं। ये उनसे किशोरों की, तो इसलिए हमने कहा किशोरों की आवश्यकता भिन्न होती है। 100% करेक्ट आंसर है। ये खुशी रहित समय के लिए एक तर्क है। शारीरिक परिवर्तन से उन्हें नए अनुभव और नई आवश्यकता महसूस होती है, बिल्कुल 100% होती है। विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण होना, उस आकर्षण में उनके मन के अंदर जो संवेगात्मक ज्वार जो उठता है, इमोशनल जो एक बहुत ज्यादा तीव्रता उनके अंदर आती है, वो उसके कारण जानना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं उन्हें दुखी करता है। वो उनके स्वप्न में, उनके जागते हुए, सोते हुए उनके दिमाग में कुछ नए प्रकार के विचार चलते हैं, और ये कुछ नए अनुभव उनको देता है, इसलिए उनको आवश्यकता महसूस होती है, इसलिए वो कई जटिलता महसूस करने लगते हैं, और संकोच में किसी को कह भी नहीं पाते हैं। और किशोर महसूस करते हैं कि लोग उन्हें नकार रहे हैं,
ये किशोर एक विचारधारा का एक संघर्ष होता है, जहां पे किशोर अपनी खुद की विचारधारा निर्मित करना चाहता है, अपनी बात लोगों से मनवाना चाहता है, लेकिन कुछ कुछ स्थिति ऐसी होती है जब किशोर की बात को ये कह करके नकार दिया जाता है कि अभी तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी नहीं है। वहां पे उसे कहीं ना कहीं एक अपमान या अपने उसके स्व को ठेस लगती है, उसके सेल्फ रेस्पेक्ट को ठेस लगती है, और उसे लगने लगता है कि लोग उन्हें नकार रहे हैं। ध्यान रखो, ये तीनों जो हैं, ये तीनों चीजें किशोरावस्था की जटिल समस्याओं से जुड़ी हैं, और किशोरावस्था की पूरी अवस्था को कहीं ना कहीं जटिलता, कहीं ना कहीं थोड़ा सा तनावग्रस्त बनाने का काम करती हैं। इसीलिए उपरोक्त सभी इसका सही विकल्प होगा। और किशोरावस्था को खुशी रहित काल जो कहा गया है, वो इन कारणों से कहा गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इस प्रश्न में जो 3 विकल्प है, वो तीनों विकल्प इस कारण को जस्टिफाई करते हैं। आवश्यकता भिन्न होती है, शारीरिक जो परिवर्तन होता है, यौनांगों का जनन अंगों का जो विकास होता है, उससे उन्हें दाढ़ी मूंछ का आना, शरीर के अन्य स्थानों पर बाल आना, ये ऐसी कई सारी चीजें होती है जो कहीं ना कहीं उन्हें असमंजस में डालती हैं। तो उनकी आवश्यकता बदल जाती है, उनको कहीं ना कहीं तनाव पैदा होता है, और एक किशोरों को लगता है कि उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट को कोई ठेस लग रही है, लोग उन्हें नकार रहे हैं। 24वां प्रश्न, ये प्रश्न कौन सी परीक्षा में आया था, एक बार मैं देख नहीं पाया। ये प्रश्न आया था आरपीएससी स्कूल लेक्चरर म्यूजिक एग्जाम 2016, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम का प्रश्न है, राजस्थान का। ये प्रश्न देखा हरियाणा टेट में आया, लेवल सेकंड 2014 की परीक्षा में। प्रश्न है, वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्न में से कौन सा है। वंशानुक्रम के लिए इनमें से कौन सा कथन गलत है, एक बार चेक करें कौन सा कथन गलत है। वंशानुक्रम बालक का, तो कौन सा कथन गलत कथन पूछा है, प्रश्न पूछ रहा गलत कथन कौन सा है। और जब गलत कथन इनमें से कोई एक है, इसका मतलब 3 कथन सही है, और 3 कथन सही है। हम चेक करेंगे, वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है, 100% ये सही कथन है। और इसलिए सही कथन है कि एक न्यू बोर्न जो बेबी होगा, उसका जो जेंडर होगा वो मेल होगा कि फीमेल होगा, ये वातावरण निर्धारण नहीं करता, ये आनुवंशिकता निर्धारण करती है, वंशानुक्रम। तो ये एक कथन सही है। यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, 100% सही है, ढोल बजा करके सही है। एक बालक का, एक बालिका का शारीरिक संगठन कैसा होगा, इसमें वंशानुक्रम के जो कारक होते हैं, आनुवंशिक कारकों की महती भूमिका होती है, प्रमुख भूमिका होती है। और आनुवंशिक की भूमिका इतनी ज्यादा होती है कि आपने देखा है कि बच्चे जो होते हैं वो अपने माता से, अपने पिता से, या अपने चाचा या दादाजी, उनसे कहीं उनकी जो शक्लें मिलती हैं, वो कहीं वंशानुक्रम से आय प्रभाव होती हैं, और ये उनके शारीरिक गठन में, शारीरिक संरचना में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये वंशानुक्रम का होता है। तीसरा है, यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है। निश्चित तौर पर बच्चे जुड़वा होंगे कि सिंगल होंगे, इसमें वंशानुक्रम की कहीं महती भूमिका होती है। लेकिन आप इस चौथे विकल्प को एक बार देखें, इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं। क्या ये वंशानुक्रम का कारण है, क्या ये वंशानुक्रम की वजह से है, ये गलत है। इसलिए, और इसलिए गलत है, देखो ये भी वंशानुक्रम से जुड़ा बिंदु है, ये भी वंशानुक्रम के संदर्भ में सही है। जुड़वा बच्चों में वंशानुक्रम की भूमिका होती है, शारीरिक संगठन में वंशानुक्रम की भूमिका होती है, बालक का लिंग क्या होगा, मेल फीमेल, इसमें वंशानुक्रम की भूमिका होती है। लेकिन एक व्यक्ति की रुचियां क्या होंगी, उसका दृष्टिकोण क्या होगा, उसकी पसंद नापसंद क्या होंगी, ये जो सब चीजें हैं, ये वातावरण निर्धारित करता है, वातावरण निर्धारित करता है। वातावरण निर्धारित करता है। ये वंशानुक्रम तय नहीं करता कि आपको क्या पसंद आएगा, क्या ना पसंद आएगा। ये आपके चारों तरफ को जो परिवेश है, चारों तरफ की वातावरणीय जो कारक है, आपका जो ब्रॉटअप है, वहां आप जो परिवेश है, वहां पे आप जो सब चीजों को देखते हैं, वहां से आपकी पसंद नापसंद, रुचियां, अरुचियां, आपके दृष्टिकोण, ये सब सोच जो निर्माण होती है, वो आपके वातावरणीय कारकों से होती है, वो आप अनुवंश से लेकर नहीं आते हो। तो वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है, गलत कथन होगा डी। ये इसलिए नहीं क्योंकि ये तीनों तो वंशानुक्रम से संचालित है, ये वातावरण से संचालित है। तो करेक्ट विकल्प आएगा डी। अगला प्रश्न 25वां, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवस्था में, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवस्था में विकसित होता है, किस अवधि में विकसित होता है।
और किस अवधि का मतलब किस अवस्था से है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक। और ये आपको पता है 4 विकास की अवस्थाएं बताई जीन पियाजे ने। संवेदी पेशी ये फर्स्ट होती है, आपकी संवेदी पेशी ये फर्स्ट होती है। उसके बाद प्राक संक्रियात्मक या पूर्व संक्रियात्मक ये आपकी सेकंड होती है। ये आपकी 0 से 2 वर्ष की होती है, ये 2 से 7 वर्ष की होती है। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक ये आपकी थर्ड होती है, ये 7 से 12 वर्ष की आयु होती है। और सबसे चौथी जो होती है सबसे उच्च स्तर की ये होती है 12 से 15 या 12 से किशोरावस्था का समय, अमूर्त संक्रियात्मक। अब सवाल ये है कि ये जो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क है, परिकल्पित निगमनात्मक का पहले तो मतलब ही समझे कि ये है क्या, इसका मतलब क्या है, इसको समझ लें। आप देखिए बच्चा चिंतन के स्तर की अगर हम बात करें तो आगमनात्मक और निगमनात्मक दो चिंतन की बात करता है, दो चिंतन करता है बच्चा। आगमनात्मक चिंतन प्रारंभिक अवस्थाओं में होता है, शुरुआती मनुष्य के जीवन की शुरुआती अवस्था में आगमनात्मक चिंतन होता है, जहां पर वो भांति भांति की अलग अलग घटनाएं, वस्तुएं, उदाहरण देखता है और उस आधार पर कुछ सामान्य सोच अपनी बनाता जाता है, सामान्य सोच, कुछ सामान्य निष्कर्ष निकालता जाता है। तो अलग अलग घटनाओं, अलग अलग वस्तुओं को देख करके एक सामान्य सोच तक पहुंचना ये आगमनात्मक चिंतन होता है। लेकिन ज्यों-ज्यों बच्चा बड़ा होता जाता है, आगमनात्मक चिंतन से उसके दिमाग में कई सारी समझ, कई सारे निष्कर्ष, कई सारी थ्योरीज बनती जाती हैं। तो एक अवस्था ऐसी आती है जहां पर वो निगमनात्मक परिकल्पना प्रारंभ कर देता है। और निगमनात्मक परिकल्पना होती है कि वो पहले से ही सोचे गए, पहले से ही जाने गए, पहले से ही उसके अनुभव में शामिल किसी नियम, सिद्धांत या निष्कर्ष के आधार पर घटनाओं को देखता है, उनके समाधान का प्रयास करता है, उनके बारे में अपनी सोच बनाता है, जो उसके दिमाग में पहले से कोई सिद्धांत, नियम पहले से स्थापित है, कोई निष्कर्ष पहले से स्थापित है। तो निगमनात्मक जो तर्क होता है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क होता है पहले से ही स्थापित निष्कर्ष, पहले से ही स्थापित निष्कर्ष, सिद्धांत के आधार पर सोचना या समस्या समाधान करना। तो आप किसी भी समस्या को, किसी भी परिस्थिति को आप उससे कैसे निपटना है, कैसे उसका समाधान करना है, इसके लिए आप पहले से ही अपने अनुभवों में शामिल कुछ थ्योरीज, कुछ निष्कर्ष, उनका सहारा लेते हो। यह होता है परिकल्पित निगमन। आगमन निचले स्तर पर आएगा, निचली अवस्थाओं में आएगा, निगमन उच्च अवस्थाओं में आएगा। इसीलिए हम जब गणित में, विज्ञान में भी हम पढ़ते हैं, वहां पे आगमन विधियां प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं, निगमन उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो ये परिकल्पित निगमनात्मक तर्क जो होता है, ये हमेशा जो सबसे उच्च अवस्था होती है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जहां उसका अमूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाता है, जब इस लायक हो जाता है, ये 12 से 15 वर्ष या किशोर अवस्था का जो समय होता है, ये जो अवस्था का समय होता है, यहां पर आकर के बच्चा परिकल्पित निगमन करने लगता है, वो तर्क करने लगता है जिसकी प्रकृति परिकल्पित निगमनात्मक हो। आगमनात्मक तर्क शुरुआती अवस्थाओं में करेगा और आगमनात्मक तर्क करे। अगर यही प्रश्न आगमनात्मक तर्क का होता तो इसका उत्तर पूर्व संक्रियात्मक से प्रारंभ होता है और मूर्त संक्रियात्मक तक जाता है। ये उसके आगमनात्मक तर्क की अवस्थाएं होती हैं दोनों की, यहां जन्म लेने की अवस्था और यहां पे विकसित होने की अवस्था। आगमनात्मक तर्क की, निगमनात्मक तर्क यहां, और निगमनात्मक तर्क तभी होगा जब आगमनात्मक चिंतन विकसित हो चुका होगा। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों ए। अगला प्रश्न है 26, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ये 4 विकल्प है। अधिगम का सबसे अच्छा वर्णन कौन कर रहा है? एमपी टेट 2019 का एग्जाम है। देखें एक बार, शिक्षक को सुनने के माध्यम से ज्ञान और कौशल प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम है। यानी कि आपने शिक्षक को सुन लिया, ज्ञान और कौशल प्राप्त कर लिया, ये अधिगम है नहीं। ये एक श्रेष्ठ परिभाषा नहीं मानेंगे। अधिगम को अच्छी से अच्छा परिभाषित करने की बात हो रही है, तो ये एक सामान्य सी बात है कि तो क्या अधिगम सिर्फ इसी को माना जाए कि आपने अध्यापक को सुन लिया और आपको जो कुछ आपने ज्ञान ले लिया, कौशल ले लिया, वही अधिगम है? अधिगम उससे ज्यादा कुछ है। मूल संस्मरण के माध्यम से
तथ्यों और जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया। ध्यान रखो, तथ्यों और जानकारी प्राप्त करना, तथ्यों और जानकारी प्राप्त करना ही अधिगम नहीं होता है। अधिगम सीखना इससे भी ज्यादा कुछ और सोच से जुड़नी बात है, तो इसको भी हम श्रेष्ठ विकल्प नहीं मानेंगे। पढ़ने और लिखने के लिए जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया, ये तो इन तीनों में ही सबसे ज्यादा खराब विकल्प है। हम इधर तो कहीं सोच भी रहे थे कि शायद ऐसा हो सकता है, और कुछ सीमा तक होता भी है। हम ऐसा नहीं मानेंगे अधिगम में ये चीज शामिल नहीं होती, कुछ सीमा तक होती है। ये तो बिल्कुल गलत है कि आप पढ़ने लिखने के लिए जानकारी इकट्ठा करते हो, केवल वही अधिगम है। चौथे विकल्प को देखो, सही तो फिर यही होना चाहिए, क्योंकि तीन गलत हो गए हैं। एक बार हम देख लेते हैं। अपने विचारों, अनुभवों, अध्ययन, इंद्रियों और साझाकरण के माध्यम से, साझाकरण मतलब एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, विचार विनिमय के माध्यम से आप दूसरों के साथ साझा करते हैं अपने अनुभवों को, तो अपने विचारों, अनुभवों, अध्ययन, इंद्रियों और साझाकरण के माध्यम से ज्ञान, कौशल और निपटान, निपटान मतलब समाधान, ध्यान रखो, निपटान मतलब समाधान, समाधान प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वो अधिगम होती है। कितना श्रेष्ठ परिभाषित किया है इस चौथे विकल्प ने अधिगम को। हमसे प्रश्न यही पूछ रहा था कि सबसे अच्छा वर्णन कौन कर रहा है, सबसे अच्छा वर्णन ये चौथा कर रहा है, जहां ये कहा गया है कि अपने विचारों से, अनुभवों से, अध्ययन से, अपनी इंद्रियों से और साझाकरण के माध्यम से आप अपने ज्ञान को, कौशल को और समाधानों को प्राप्त करते हो। ये जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया ही अधिगम होती है। सबसे बेस्ट विकल्प है, क्योंकि आप देखेंगे अधिगम की परिभाषाएं जब मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी हैं, उन सभी परिभाषाओं में जो व्यवहारिक जो अनुभव है, व्यवहारिक तौर पे जो सीखा गया ज्ञान जो होता है, व्यवहारिक तौर पे सीखी गई जो क्रियाएं होती है, कौशल जो होते हैं, वो अधिगम की सर्वश्रेष्ठ स्थिति मानी जाती है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 27। अच्छा, ये सुमेलित करने का प्रश्न है, तो सुमेलित में क्या करना है? अच्छा, एक तरफ मनोवैज्ञानिक है, एक तरफ अधिगम सिद्धांत है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक अधिगम सिद्धांत। हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये जो प्रश्न होते हैं सूचनात्मक स्तर के प्रश्न होते हैं, लेकिन फिर भी सुमेलित करने वाला प्रश्न मुझे अच्छा यूं लगता है कि एक प्रश्न 4 प्रश्नों का निपटारा करता है। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। ऐसे प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2013 में आया प्रश्न है, एक बार मिलान करो। थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक अनुकूलित अनुक्रिया, पुनर्वलन सिद्धांत, अंतर्दर्शी सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया, आप मिलाते जाओ, आपको याद होना चाहिए अच्छे से। थॉर्नडाइक उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत से, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत जिसे हम कई सारे अन्य नामों से संबंधवाद का सिद्धांत, बंध सिद्धांत, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न भूल का सिद्धांत, कई सारे सिद्धांतों के नाम से। एस आर अनुबंधन सिद्धांत, तो थॉर्नडाइक का संबंध इससे है। पावलोव, पावलोव ने कौन सा दिया? पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया, शास्त्रीय अनुबंधन जिसे हम बोलते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया, शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग, सीआर थ्योरी, ये सब आपके अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, ये पावलोव का है। क्लार्क हल का, क्लार्क हल का पुनर्वलन सिद्धांत, क्लार्क हल का पुनर्वलन सिद्धांत है, और पुनर्वलन सिद्धांत जो व्यवहारवादी सिद्धांत है, चूंकि इस क्लार्क हल जो थे व्यवहारवादी सिद्धांत थे, अधिगम में पुनर्वलन के महत्व को बहुत ज्यादा इन्होंने परिभाषित किया। और कोहलर, कोहलर को आप जानते हैं, कोहलर अंतर्दृष्टि सिद्धांत, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर जो प्रयोग किए वो कोहलर ने किए, इसीलिए अंतर्दृष्टि सिद्धांत को, सूझ के सिद्धांत को, इसको अंतर्दृष्टि सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, समग्राकार सिद्धांत, पूर्ण सेंस का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो अनुकूलित अनुक्रिया अब एक बार देख ले। थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया, यानी कि एक तो आएगा डी। पावलोव, पावलोव का 2 को आएगा ए, 3 का आएगा क्लार्क हल का आएगा, क्लार्क हल का आएगा बी, 3 का बी, तो फिर 4 का आएगा सी। तो क्रम बनेगा डी ए बी सी, डी ए बी सी, डी ए बी सी, डी ए बी सी, करेक्ट विकल्प आएगा सी। तो ये जो अधिगम सिद्धांतों के जो अलग अलग अगर नाम है, सीधे सीधे नाम दे दिए हैं, अगर नाम बदली हुई भाषाओं में होते, जो इनके दूसरे वैकल्पिक नाम है, जैसे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न भूल का सिद्धांत, साचर्यवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, बंध सिद्धांत, एसआर बंध सिद्धांत, ऐसे कई सारे नाम है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, समग्र आकार का सिद्धांत, अधिगम का गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, ये सब नाम है। पुनर्वलन का सिद्धांत, पुश थ्योरी इसको बोलते हैं, पुनर्वलन का सिद्धांत बोलते हैं, प्रबलन का सिद्धांत बोलते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया, शास्त्रीय अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग, सीआर थ्योरी। तो चलिए कई करेक्ट विकल्पों का इसका सी, 27 का सी। अगला प्रश्न है 28वां।
एक कक्षा में विद्यार्थी समूहों में एक परियोजना पर मिलकर काम करते हैं। देखो दोनों ही बातें हैं, एक तो समूहों में काम करते हैं और परियोजना पे काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं। यह एक उदाहरण है। यह अनुदेशनात्मक उपागम, इंस्ट्रक्शनल अप्रोच, व्यवहारपरक उपागम, सामाजिक निर्मितवादी उपागम और सूचना प्रसाधन उपागम। अब पहले गलत करना सीखिए कि इसमें गलत कौन सा होगा। सबसे पहली बात, एक परियोजना पे काम हो रहा है, मिलकर के काम हो रहा है, एक समूह में काम हो रहा है, और मतलब काम हो रहा है, इसका मतलब ये केवल अनुदेशन नहीं है, केवल इंस्ट्रक्शन नहीं है, इसलिए तो अनुदेशनात्मक उपागम इसका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई अनुदेशक नहीं है, कहीं से कोई अनुदेशन प्रक्रिया नहीं चल रही, कोई पढ़ा इसमें नहीं रहा है, इसलिए अनुदेशनात्मक उपागम इसका करेक्ट आंसर हो नहीं सकता। सूचना प्रसाधन उपागम, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, ये भी इसका करेक्ट विकल्प नहीं होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम में जो इनपुट्स होते हैं, जो सूचनाएं ली जाती हैं, उनके साथ प्रोसेसिंग होकर के आउटपुट्स निष्कर्ष निकलते हैं। तो और उस बीच में जो प्रोसेसिंग के उसमें जो चिंतन, अपसारी कई सारी जो क्रियाएं होती है वो शामिल होती हैं। सूचना प्रसाधन इसमें नहीं है, ये मिलकर के सामूहिक प्रायोजना का काम है। व्यवहार परक उपागम और सामाजिक निर्मितवाद उपागम, इन दोनों में टक्कर है, इन दोनों में से कौन सा सही होगा? देखो करेक्ट विकल्प होगा सामाजिक निर्मितवादी उपागम। और सामाजिक निर्मितवादी उपागम जहां पे बच्चा सामाजिक रूप से यानी कि समूहों में मिलकर कुछ निर्मितवाद यानी कि निर्माण की बात, चाहे ज्ञान के निर्माण की बात हो, कौशल के निर्माण की बात हो, तो एक प्रायोजना पे मिलकर के काम कर रहा है। सामाजिक निर्मितवाद कहता ही यही है, लिव वाइगोट्स्की ने इस बात को कहा। वाइगोट्स्की ने, ये ध्यान रखो, सामाजिक निर्मितवाद जो सिद्धांत है ये वाइगोट्स्की का सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक वाइगोट्स्की थे, और वाइगोट्स्की ने कहा इस बात को, लिव वाइगोट्स्की ने, कि जो सामाजिक निर्मित सामाजिक परिस्थितियों में जो सामाजिक सांस्कृतिक कारक होते हैं वो बच्चे के सीखने में सबसे ज्यादा उत्तरदायी कारक होते हैं, और मिलकर के सामूहिक परियोजना पे काम कर रहा है। सामाजिक निर्मितवादी उपागम होगा, ये दो हो नहीं सकते। व्यवहार परक उपागम ये उचित नहीं है, क्योंकि व्यवहार परक उपागम में बच्चा अपने स्वयं के साथ अकेले भी काम करता है, अकेले वातावरणीय कारकों से सीखता है, तो व्यवहार परक उपागम इसका इतना अच्छा विकल्प नहीं माना जाएगा। सामाजिक निर्मितवाद उपागम इसका बेस्ट विकल्प होगा, सी। अगला प्रश्न है 29th, व्यक्तिगत भिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं। जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, मैं और आप, या मैं अपने खुद के भाई से, आप अपने खुद के भाई से बहन से, हमेशा हर हालत में, जबकि माता पिता एक ही हैं, भिन्न होंगे ही होंगे, और उसके कई सारे कारक हो सकते हैं जन्म से लेकर के, और फिर जैसे जैसे आप बड़े होते हैं। तो देखो कौन से, ये आरपीएससी स्कूल लेक्चरर में आया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2013 में। क्या केवल वंशानुगत कारण होता है व्यक्तिगत भिन्नता का? क्या सामाजिक और आर्थिक कारण होती है? नहीं, सामाजिक आर्थिक कारण तो इसलिए गलत होगा कि व्यक्तिगत भिन्नता में सबसे पहली भूमिका तो वंशानुक्रम की होती है, सबसे पहली भूमिका, तो सामाजिक आर्थिक कारण नहीं, संवेगात्मक व्यक्तिगत नहीं। पर्यावरण एवं वंशागत, पर्यावरण एवं वंशागत, पर्यावरण मतलब वातावरण, बेस्ट विकल्प होगा पर्यावरण एवं वंशागत। ध्यान रखो, वैयक्तिक भिन्नता, एक बालक का दूसरे बालक से भिन्न होना, एक बालक का अपने खुद के ही भाई से बहन से भिन्न होना, इसके पीछे कई सारे कारण होते हैं, और सबसे पहले कारण होते हैं वंशानुगत कारण, जो वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं, और फिर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो पर्यावरण में जो भिन्नता होती है, पर्यावरण से अंतःक्रिया में जो भिन्नता होती है, तो फिर उस फलस्वरूप विकास, अधिगम, ये सब प्रभावित होते हैं, तो ये सब अलग अलग होते हैं। तो एक बालक दूसरे बालक से भिन्न होगा, उसके पीछे वंशानुक्रम का भी कारण होगा और व्यवहार पर्यावरण का भी कारण होगा, तो ये सही करेक्ट विकल्प होगा। व्यक्तिगत भिन्नता के कारक सदैव पर्यावरणीय भी होंगे और वंशानुगत भी होंगे। करेक्ट विकल्प आएगा डी। स्कूल लेक्चरर परीक्षा 2013 में आया प्रश्न। और इस मॉडल पेपर का लास्ट प्रश्न है 30वां, शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा उदाहरण मन प्रेरक ज्ञान क्षेत्र साइकोमोटर में शामिल किया जा सकता है? एमपी टेट में आया है, एमपी टेट फर्स्ट ग्रेड में आया, इकोनॉमिक्स 2019 में, एमपी टेट फर्स्ट ग्रेड 2019 इकोनॉमिक्स में। तो प्रश्न ये है कि जो साइकोमोटर डोमेन है, साइकोमोटर डोमेन, और साइकोमोटर डोमेन कौन सा होता है? कौशलात्मक, कौशलात्मक या क्रियात्मक पक्ष होता है, क्रियात्मक पक्ष।
क्रियात्मक पक्ष, इसको हम बोलते हैं साइकोमोटर डोमेन। और आपको पता है कि बी.एस. ब्लूम ने और उसके सहयोगियों ने व्यवहार के 3 पक्षों की बात की थी। पहला पक्ष आपका संज्ञानात्मक पक्ष होता है, दूसरा पक्ष आपका भावात्मक पक्ष होता है। संज्ञानात्मक पक्ष जहां आपकी बौद्धिक क्षमताएं होती हैं, मानसिक शक्तियां होती हैं। भावात्मक पक्ष जहां आपकी भावनाएं, संवेग आपकी निहित होती है, आपकी रुचियां, अभिरुचियां, आपके दृष्टिकोण निहित होते हैं। और तीसरा होता है कौशलात्मक पक्ष, जहां आप कुछ करते हैं, जहां आप लर्निंग बाय डूइंग होती है, जहां डूइंग निहित होती है, जहां पे डूइंग निहित होती है। डूइंग यानी कि आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, जिसे हस्तचालित क्रियाएं कहते हैं, जिसे गति युक्त व्यवहार कहते हैं। वही कौशलात्मक पक्ष होता है, क्रियात्मक पक्ष होता है। तो कौन सा उदाहरण उसमें लिया जा सकता है? एक कविता का पाठ करना, एक प्रयोग करना, 2 प्रयोगों के परिणामों की संगणना करना, केवल कैलकुलेशन है, 2 प्रयोग करना नहीं, केवल उनके परिणामों की संगणना, कैलकुलेशन करना। और एक कहानी बताना, ध्यान रखो, कविता पाठ करना, कहानी बताना, ये दोनों तो संज्ञानात्मक पक्ष से जुड़े हैं, साइकोमोटर से जुड़े नहीं हैं। अगर ये 2 प्रयोग करना होता तो कौशलात्मक हो जाता, लेकिन 2 प्रयोगों से जो परिणाम आए उनकी केवल संगणना हो रही है, इसलिए ये भी नहीं है। एक प्रयोग करना, एक प्रैक्टिकल करना, जब आप कोई प्रयोग करते हो, प्रैक्टिकल करते हो, इसका मतलब आप कौशलात्मक तौर पे काम कर रहे हो, क्रियात्मक तौर पे काम कर रहे हो। और क्रियात्मक तौर पे काम कर रहे हो मतलब आपका डोमेन हो जाएगा साइकोमोटर डोमेन, मन है प्रेरक क्षेत्र। तो विकल्प आएगा इसका तीसरे का बी। तो विद्यार्थियों, बहुत अच्छे प्रश्न मैंने लेने का प्रयास किया है। आने वाले मॉडल पेपर्स में प्रश्न, और मैंने हर बार बोलता हूं कि भांति भांति के अलग अलग खंडों से, मैंने सारे खंडों से साइको का जो पूरा सिलेबस है, पूरे सिलेबस के हर पाठ में से कई कई सारे प्रश्न मैंने निकालने का प्रयास किया है। जब मेरे मॉडल पेपर की श्रृंखला पूरी होगी, उस पूरी श्रृंखला तक आपके सिलेबस का ऐसा कोई टॉपिक, ऐसा कोई पाठ, ऐसा कोई चैप्टर, ऐसा कोई बिंदु नहीं बचेगा जिसमें से प्रश्न मैंने निकाल करके और आपके साथ साझा ना किए हो, उनकी व्याख्या ना की हो। तो ये तीसरा मॉडल पेपर बच्चों इस तरीके से कंप्लीट होता है। अगले चौथे मॉडल पेपर पर मैं आपके बीच में आता हूं, आपसे मुलाकात करता हूं, बहुत अच्छे से मुलाकात करता हूं, बहुत अच्छे से व्याख्या करते हैं। चलिए साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।